नमस्कार साथियों। आज हम लोग पुनः यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस मंच पर उपस्थित हैं और जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला में बढ़ती हुई कड़ी में हम लोग आज जो प्रैक्टिस सेट चौथा है उसके प्रश्नों पर विचार और चर्चा करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए वो उपयोगी रहेंगे और सभी प्रश्नों को आप बहुत ही गौर से बारीकी से करते चलिए, जिससे कि इन सभी प्रश्नों पे आप जब ठीक ढंग से कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़, जो व्याख्या मैं कर रहा हूँ, जो व्याख्याएं प्रश्नों के साथ साथ कर दी जाती हैं, उनमें कुछ नियम और जो विधियां हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। तो उन चीज़ों को भी आप समझते चलिए, जैसे कि कोई भी अन्य प्रश्न करने में आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा और परेशानी ना हो। फिर उसके अलावा जो हम लोगों ने पेस्ट आपके लिए जो प्रश्न पत्र सेट किए हैं, उन प्रश्न पत्रों में देखिए कि सभी प्रकार के व्याकरण के जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में और जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, उन सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। तो वो चाहे वर्ण से संबंधित प्रश्न हो, वो चाहे वर्तनी अशुद्धि से संबंधित प्रश्न हो, वो चाहे अलंकार से संबंधित हो, उस छंद से संबंधित हो, रस से संबंधित हो। अब देखिए पूरे के पूरे हिंदी का जो एक प्रकार से व्याकरण का पार्ट होता है, भाग होता है, उस समग्र भाग को लेकर के हम लोग आपके प्रश्न पत्रों में उन चीज़ों को संकलित किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं न कहीं देखिए तो ये आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। और सभी प्रश्नों को जो हम लोग बोर्ड पे कराते हैं, उसमें आप ये करिए कि जितने प्रश्न जियो टाइप हम लोगों ने उठाया है क्वेश्चन पेपर में, उन सभी प्रश्नों के अन्य प्रकार के जो क्वेश्चन भी बन पा रहे हैं, उनसे रिलेटेड भी चीज़ें आप लोग पुस्तकों से देख करके चीज़ों को सीखते रहिए, ठीक है? जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो और आपको उसका निश्चित रूप से लाभ मिले, ठीक है? इसी मंगल कामना के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और जो भी आज का प्रश्न पत्र है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद। देखिए सबसे पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो देखिए चार विकल्पों में से जो सबसे सटीक और सही होगा विकल्प, वह कौन सा विकल्प है, तो उसके बारे में चर्चा करें। संज्ञा क्या है? संज्ञा को तो मूल रूप से क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति के या वस्तु के या किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? उच्चारण की स्वतंत्र रूप से, जिस उच्चारण करने में जो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और साथ ही जो व्यंजन के उच्चारण में हमारी सहायता करते हैं। तो स्वतंत्र रूप से उच्चारण संज्ञा का होता नहीं है। और दूसरी चीज संज्ञा क्या है? कि किसी व्यंजन के उच्चारण में वो कोई भूमिका भी नहीं है। और तीसरी चीज क्या है? संज्ञा एक प्रकार का शब्द होता है, न कि शब्दों से ही शब्द ही है संज्ञा, न कि वो वर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? वर्णों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे उपयुक्त जो जवाब होगा वह आपका है स्वर। स्वर ऐसे वर्ण होते हैं जिनकी जो जिनका जो उच्चारण होता है वह स्वयं होता है, ठीक है। और वो व्यंजन वर्णों को देखिए, जैसे क है तो इस क में ये हल रहित का है, स्वर रहित का है, ठीक है। ये क्या है? स्वर रहित का है, जिसको कि हम लोग स्वर रहित है, जिसको कि हम लोग हल व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हल, हलंत लगा हुआ है, इसलिए ये हल व्यंजन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये चीज मतलब का भी है और आ भी है, तब इन दोनों का समग्र जो रूप होगा वह होगा व्यंजन। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम लोग अक्षर कहते हैं, ठीक है। यह अक्षर कहलाता है। और दूसरी चीज, जो ये का अक्षर जिसको कहेंगे, इसमें देखिए का और अ दोनों मिला रहता है, तो आपका स्वर हो जाएगा विकल्प सही। और
जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कैसे होते हैं? व्यंजन क्या होते हैं? स्वर रहित होते हैं और इनका जो उच्चारण होता है बिना स्वरों के योग के, बिना स्वरों की सहायता के नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जो स्वर हैं वो मूलतः स्वतंत्र रूप से उनका उच्चारण होता है और स्वर ही व्यंजन के उच्चारण में सहयोग देते हैं और व्यंजनों में जो भी मात्राएं लगती हैं वो स्वरों का योग ही है जो कि उसका उसमें प्रयोग किया जाता है। विसर्ग क्या है? अयोग वाह वर्ण होते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार जिसकी ये मात्रा होती है, और विसर्ग, ये दोनों क्या है? इनको क्या कहा जाता है? अयोग वाह कहा जाता है। मतलब ये ना तो स्वर है ना तो ये व्यंजन। ठीक, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी चीज, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक है, सही विकल्प हो उसका आपको यहाँ पर टिक लगाना है, उस पर आपको टिक करना है। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। ठीक है, नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने और कपड़े, जूते हैं। इस क्वेश्चन में, इस विकल्प में भी पढ़ लीजिए। सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। मेरी सहेली के पास नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो साथियों देखिए आप इस पूरे के पूरे सभी सेंटेंसेस में सभी विकल्पों में किसी न किसी योजक चिन्ह की कमी है, जबकि जो विकल्प ए है इसमें एक चिन्ह आप देख लीजिएगा, नए नए, नए नए शब्द में देखेंगे तो ये जो चिन्ह है इसका प्रयोग हुआ है। इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। खिलौने के बाद जो कॉमा है, तो इस कॉमा को हम लोग अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, जो थोड़ी देर रुकने के काम के प्रयोग के लिए रुकता है, करते हैं। और सबसे लास्ट में जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है, तो योजक चिन्ह क्या होता है? दो शब्दों को प्रायः क्या होता है, जैसे द्विरुक्त शब्द होते हैं, 2 बार उच्चारण किया हुआ शब्द होगा उसको भी जोड़ने के लिए योजक चिन्ह होता है। द्वंद्व समास में प्रयुक्त होता है योजक चिन्ह। और बीच बीच में अन्य स्थानों पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यह तो ये हो जाएगा योजक चिन्ह जो कि आपका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और एक है कॉमा, यहाँ पर प्रयोग हुआ है, जिसको कि हम लोग अल्प विराम, थोड़ी देर के विश्राम के लिए प्रयोग करते हैं। और पंक्ति वाक्य के अंत में जो पूर्ण विराम है, जो कि वाक्य को खत्म करने पर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, वह चिन्ह लगा हुआ है। तो सभी विकल्पों में पूर्ण विराम तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह की कमी है, यहाँ पे भी योजक चिन्ह की कमी है। यहाँ देखिए कॉमा लगा दिया जो त्रुटिपूर्ण है। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा आपका वह है ए विकल्प। ठीक है, तो इसको, इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। अब इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आए तो इसका मतलब ये है कि आप लोग और भी जो किताबें हैं आपके पास, किताबों से संबंधित और भी चीज़ों को, और भी सहायक सामग्रियों से चिन्ह के बारे में, सभी चिन्हों के बारे में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने 3 चीज़ों के बारे में तो आपको बताया, लेकिन और भी चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक ये चिन्ह होता है, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, ये लाघव चिन्ह है। इसके अतिरिक्त मान लीजिए ये
तो इसको क्या कहेंगे, विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, ये विवरण चिन्ह हो गया। और इसके अलावा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके अलावा विस्मयादिबोधक चिन्ह है, साथ ही ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह में भी एक उद्धरण चिन्ह होता है डबल उद्धरण, सिंगल इन्वर्टेड कामा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। ठीक है, कोष्टक है, कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। तो और इसके अलावा अन्य विराम भी, ढेर सारे विराम चिन्ह हैं जिनका कि हम लोग उपयोग अपने लेखन शैली में करते हैं, अपने लेखन को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि और भी चिन्हों के बारे में उसका अध्ययन कर लेना चाहिए, जैसे कि उन सभी से भी अगर कोई जुड़ा हुआ प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से आपका सही हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण। ठीक है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, कुछ निम्न नीचे विकल्पों में से आपको चिन्हित करना है। नीचे विकल्प दिए हैं, तो देखिए, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम। इन सभी में से किस के आधार पर हम लोग शब्दों का लिंग निर्धारित करते हैं, कौन से लिंग में है। तो साथियों देखिए, जब भी वाक्य देखा जाता है तो वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें जो कर्ता होता है वह संज्ञा या सर्वनाम होता है। संज्ञा अगर पुल्लिंग का है तो क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। तो जो लिंग का निर्धारण होता है वो किससे होता है, देखेंगे तो वह होता है आपका संज्ञा से। ठीक है, संज्ञा से ही क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। जबकि विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्रिया क्या है, क्रिया वह शब्द है जिसके द्वारा कर्ता के द्वारा जो भी किया जाने वाला कार्य है। क्रिया वह शब्द है जिससे कि किसी के कार्य का होना, कर्ता या कोई कार्य कर रहा है या खाना खा रहा है, गा रहा है, तो कोई भी कार्य का होना या करना पाया जाएगा। जबकि सर्वनाम जो है वह क्या है, संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इस दृष्टि से यह प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, यह एक प्रश्न आपके सामने है। हिंदी में कुल कितने प्रश्न सर्वनाम होते हैं, यह हिंदी में संधियों के कितने भेद होते हैं, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम वाकई सर्वनाम की वास्तविक रूप में क्या परिभाषा है, इन सब चीज़ों से भी आप पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। सर्वनामों की संख्या बतानी है तो 12, 10 और 9 तो नहीं होते, बल्कि 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं सर्वनाम के ये भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला सर्वनाम क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, ठीक। और दूसरा क्या है, निश्चयवाचक। तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक। चौथा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनामों के भेद हैं, इनको सबको आप लोग, इन सभी को आप लोग देख लीजिएगा। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, सभी में सर्वनाम जोड़ लीजिएगा। और एक है संबंधवाचक। ठीक, संबंधवाचक। तो ये 6 तो आपके सामने मैंने नोट कर दिए सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक में मैं, तुम। निश्चयवाचक में वह, यह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ।
निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में या कौन, संबंधवाचक में जो, सो। ठीक है, ये आपके सर्वनाम। तो आप देखिए, ये 2, 2 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, टोटल कितने हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। इन सभी सर्वनामों का हम लोग अपने लेखन में प्रयोग करते हैं और संज्ञा के स्थान पर इन सभी सर्वनामों का प्रयोग निश्चित रूप से करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। क्या कहा है? प्रविशेषण को क्या कहा जाए? तो देखिए, जो अंतर विशेषण एक विकल्प है आपके सामने, सामान्य विशेषण, बाह्य विशेषण, असामान्य विशेषण, 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्पों में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा वह है अंतर विशेषण। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण शब्द प्रविशेषण के लिए प्रयुक्त किया है। लेकिन ये प्रविशेषण है क्या? ठीक है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, प्रविशेषण कहलाते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, जैसे राम बहुत सुंदर है। तो ये जो बहुत सुंदर है, यह सुंदर की भी विशेषता बताता है, इसलिए क्या है, यह जो बहुत शब्द होगा यह प्रविशेषण होगा। ठीक है, बहुत, अत्यंत इत्यादि जो शब्द होंगे यह प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजों को और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे देखिए, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं उनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है? विशेषण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। सर्वनाम की विशेषता बताने वाले ये जो शब्द होते हैं, विशेषता बताते हैं, उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है, इन सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? विशेषण बताता है। क्रिया की विशेषता कौन बताता है? विशेषण, क्रिया विशेषण। सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, और विशेषण की विशेषता कौन बताता है? प्रविशेषण बताता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। तो विशेष किसे कहते हैं? तो वास्तव में जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषण शब्द विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो दोनों चीजों को आप लोग याद भी रखिएगा कि विशेषण और विशेष क्या है। तो विशेषण क्या है और विशेष क्या है? मान लीजिए यहाँ पर विशेष क्या है, तो यह राम विशेष है, और यह सुंदर क्या है? यह विशेषण है। और यह क्या है?
यह प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण है। चीजों को आप लोग आइडेंटिफाई वाक्यों में करेंगे। अब ये क्या है, ये है विशेष। तो जब आइडेंटिफाई करेंगे, पढ़ेंगे, तो अपने आप ही चीजें आती चली जाएंगी आपको। ठीक, तो आगे चलते हैं साथियों। आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, आपको क्रिया के भेद बताने हैं रचना की दृष्टि से। तो सामान्य रूप से देखिए, तो क्रिया के कई प्रकार देखने को मिलेंगे। तो कर्म के आधार पर देखा जाए रचना की दृष्टि से, तो आपको दो प्रकार की क्रियाएं देखने के लिए मिलेंगी, जिसको कि हम लोग अकर्मक और सकर्मक कहते हैं। कर्म के आधार पर भी उसको कहा जाता है कि कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, देखिए क्रिया के जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु में किताबों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि वो आपको स्पष्ट रूप से वासुदेव नंदन की किताब में देखेंगे तो रचना के आधार पर आपको किताब में जो चीज़ दी गई है वो कर्म के आधार पर दी गई है। फिर रचना के आधार पर किसी अन्य किताब में देखेंगे तो उसमें दो नाम धातु क्रियाएं और अनुप्रेरणार्थक क्रियाएं, पूर्वकालिक क्रियाएं इत्यादि इत्यादि चीज़ें हैं, जो कि एकदम से पूरा का पूरा गोल मोल कर दिया है, गड़मड़ कर दिया गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहली चीज़ क्या करें, इस चीज़ को अगर नाम हटा दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि कर्म के आधार पर सीधे सीधे, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अब इस प्रश्न को आप सही ढंग से पहले समझ लीजिए, और उसके बाद इन विकल्पों में से देखिए, प्रैक्टिस सेट है ये, इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है या नहीं है उस पर हम लोग गौर नहीं करते हैं, फिर भी हम चीज़ों को समझ ले। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ये मूल रूप से दो चीज़ें आपके सामने दी गई। ठीक है, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्ता क्रिया का प्रभाव जो है सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। और जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव, इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, कर्ता पे ना पड़े बल्कि कर्म पे पड़े, तो क्या होगा कि वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। मैं आपको उदाहरण के लिए एक दो वाक्य दे देता हूं। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये एक वाक्य है। दूसरा है श्याम टहलता है। ठीक है, इसमें देखिए दोनों में दो क्रियाएं। तो इस पाठ जो पहला जो क्रिया है, पहला जो वाक्य है, उसमें जो पढ़ने की क्रिया है उसका प्रभाव राम पुस्तक पढ़ता है। राम तो काम कर रहा है लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे पड़ रहा है। ठीक है, पुस्तक उसके द्वारा पढ़ी जा रही। तो ये जो होगा वो क्रिया सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन राम का जो टहलना है, यह जो टहलना है उसका प्रभाव सीधा सीधा राम के ऊपर, श्याम के ऊपर पड़ता है। तो यह जो क्रिया है, इसमें इस वाक्य में कर्म नहीं है और ऊपर में कर्म है। इस क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है सीधे सीधे, ना कि राम के ऊपर पड़ता है। पढ़ी तो जाती है कि पढ़ता तो राम है, क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो पढ़ी जाती है वास्तव में वह किताब पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यह जो क्रिया का जो फल है वह पुस्तक के ऊपर पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, और यह जो टहलना है यह क्रिया अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, टहलना, सोना, रोना, हंसना, बैठना,
उठना, इत्यादि जो क्रियाएं हैं ये क्या हैं, इनमें सीधे सीधे देखिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए ये क्या है कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, जबकि सकर्मक क्रियाओं में वाक्य में कर्म की जरूरत पड़ती है, जो कि पुस्तक हो गया, विभिन्न प्रकार के जो सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा शब्द हैं वस्तुओं से संबंधित, वो प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। तो मुख्य रूप से जो आपका विकल्प होगा वह होगा 2। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिया के अन्य रूप भी हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। कुछ नाम एक एक दो दो मैं जो भी मुझे अभी याद है मैं बता देता हूँ। देखिए क्रिया क्या, जो अन्य रूप हैं उसमें क्या है कि नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, ये कई अन्य नाम भी हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप क्रिया के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे, खोजेंगे थोड़ा सा, तो चीज़ें आपको आपके सामने दिखाई देंगी। तो उसमें कई बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो रचना का आधार है वो कर्म का आधार भी हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। ठीक है, और क्रियाओं के जो भी अन्य भेद हैं उनमें मैंने 4-5 के नाम लिख दिए हैं, इसके अतिरिक्त भी होते हैं जिन चीज़ों को आप अपनी पुस्तक में या जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं उसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बाहर ऐसा दौड़ा, सॉरी, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है, संज्ञा है, अव्यय है, क्या है? ठीक है, इसको देखेंगे आप तो मुझे अब बताएंगे कि वाक्य में ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, वाक्य में ऐसा क्या है? ठीक है, संज्ञा है कि क्रिया है कि क्रिया विशेषण है कि अव्यय है? देखिए ऐसा जो शब्द है वह क्या है, यह इस स्थान पर इस रूप में प्रयुक्त किया गया है, अव्यय के रूप में। ठीक है, अव्यय की तरह प्रयोग किया गया है। वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय वो शब्द विकारी शब्द होते हैं जिन पे क्रिया का लिंग लिंग जिनके परिवर्तित रूप नहीं होते, अर्थात जिन शब्दों के ऊपर क्रिया अब लिंग का प्रभाव ना पड़े, वचन के अनुसार या पुरुष के अनुसार उन पे कोई बदलाव नहीं होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय आपका विकल्प डी सही है। और अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसके 4 अव्यय हैं और यह इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय को ही अविकारी शब्द भी कहते हैं, अविकारी भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अविकारी क्या है, जिन शब्दों के ऊपर लिंग, वचन, कारक और पुरुष, काल इत्यादि के द्वारा कोई परिवर्तन ना हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। साथ ही इसके अन्य भेद क्या है, क्रिया विशेषण है, इसके अन्य भेद भी मैं लिख देता हूँ। इसका एक अन्य भेद है क्रिया विशेषण अव्यय के, क्रिया विशेषण हो गया समुच्चय बोधक,
बोधक अव्यय होता है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, और चौथा है विस्मय आदि बोधक। ठीक है, तो ये सभी अव्यय हैं, इनके और भी रूप बनते हैं, तो जो विशेष रूप से किसी कक्षा में उसका फिर निष्पादन किया जाएगा। आज के लिए इस प्रश्न में इतना मैंने सारी चीजें आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म को पहचानना है। इस शब्दों को आप लोग देख लीजिए, और इनमें क्या करना है कि जिनमें लिंग के आधार पर गड़बड़ी है या कमी है, वो असंगत शब्द का चयन आपको करना है। तो जो शब्द है उस पर हम लोग एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। श्रीमान पुल्लिंग का शब्द है। श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती होगा। विद्वान पुल्लिंग का शब्द है, और विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। युवा पुल्लिंग शब्द है, और युवा का जो स्त्रीलिंग होगा वह क्या है? युवती होगा। दाता पुल्लिंग शब्द है, और दाता का जो दत्री है यह नहीं होता, बल्कि इसके स्थान पर क्या होगा? दात्री। ठीक है, तो यह जो विकल्प होगा आपका असंगत विकल्प होगा, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, दाता दात्री होगा। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? एक वचन में होता है कि दो वचन में होता है, इस चीज को देखना है। चाय का हम लोग किस वचन में प्रयोग करते हैं? एक वचन में कि दो वचन में कि बहुवचन में? इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं हिंदी में तो द्विवचन होता नहीं है। द्विवचन किस में होता है? संस्कृत में होता है। और हिंदी में केवल एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो इनमें से पीला देख लेते हैं वाक्य प्रयोग के द्वारा। पीला चाय पीती है। ठीक है, वे लोग चाय पीते हैं। ठीक है, तो चाय का जो वचन है, तो ऊपर देखें, तो जो पीना जो चाय का वचन होगा वह सदैव क्या होगा? एक वचन में होता है। चाय का वचन जो होता है वह वचन और की जब चर्चा करते हैं तो वह क्या है? एक वचन में होता है। पीला चाय पीती है, मोहन चाय पीता है, वे सब चाय पीते हैं। ठीक है, चाय का शब्द क्या है? एक वचन में। आगे चलेंगे। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? कौन सा वाक्य है जो अपूर्ण भूतकाल का है? तो ज्ञानू रो रहा है। ठीक, ज्ञानू 1 घंटे से सो रहा है। ज्ञानू रोया, ज्ञानू सो गया था। ठीक है, सभी जो वाक्य हैं इसमें सो गया था क्या है? पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का वाक्य है। तो ज्ञानू क्या है? रोया। ठीक है, सामान्य भूतकाल। ज्ञानू 1 घंटे से रो रहा है। ठीक है, तो यह क्या है? रो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, जबकि ज्ञानू रो रहा था, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, यह जो विकल्प होगा आपका सही होगा। ज्ञानू 1 घंटे से रो रहा था, भूतकाल का होगा। ठीक, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। इनमें से भाववाच्य
का उदाहरण कौन सा है? देखिए आपके सामने सेंटेंस लिखे हुए हैं और उनमें से कौन सा भाववाच्य का वाक्य है उसको आपको देखना है। आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्रिया का भाव, क्रिया का जो भाववाचक रूप है क्रिया का भाववाचक रूप साथ ही को साथ ही उसका जो लिंग है वह क्या है? पुल्लिंग हो। क्रिया का जो लिंग है वह पुल्लिंग हो, वह एक वचन में हो। ठीक है, और वह अन्य पुरुषवाचक रूप में हो। ठीक है, उसकी जो क्रिया है वह अन्य पुरुषवाचक रूप में हो। ठीक है, एक, दो, तीन और ये चार, ये जो चारों विशेषताएं हैं वह क्या है? वह विकल्प डी में मिलता है, जिसकी की जो चला क्रिया है इस चीज को आप देखेंगे। और ऐसे वाक्यों में नहीं का प्रयोग प्रायः देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी विशेषताओं के साथ में जो विकल्प डी है इस पे जब आप ध्यान देंगे तो आपको निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि आपका जो विकल्प है वह विकल्प डी सही है। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है, आसन्न भूतकाल पढ़ी जाती है, तो ये यहाँ पर देखिए वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है, तो यह वर्तमान काल का रूप हो जाता है। और कैसा वाक्य है ये? भाववाच्य का रूप, सॉरी कर्मवाच्य का रूप होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म है, पुस्तक कर्म है और पढ़ी जाती है का प्रभाव जो है वह पुस्तक पर पड़ता है। दूसरी चीज, मैंने पुस्तक पढ़ी, यह क्या है? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो यह क्या है? आपका कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्तृवाच्य का कर्म हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आम खाया जाता है। ठीक, तो यह भी क्या है? कर्मवाच्य का वाक होगा। जो आपका विकल्प डी है वह आपका उपयुक्त विकल्प है। कारक आपके सामने है, कारक के भेद। ठीक है, कारक के कितने भेद होते हैं? 5 नहीं होते, 6 नहीं होते, 7 नहीं होते। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक, और उनके विभक्ति चिन्ह कारक के चिन्ह कर देते हैं। कारक के नाम सभी के एक एक करके याद है सभी को? कर्ता कारक, ने चिन्ह, कर्म कारक, को चिन्ह, करण कारक, ते चिन्ह, संप्रदान, के लिए या को, ठीक। उसके बाद आता है अपादान। जो आप लोग जानते हैं अपादान का प्रयोग क्या है? से के अर्थ में होता है, से लगा होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में।
संबंध कारक, संबंध कारक है, ठीक है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, वी, न, ने, नी, ये सभी रूप देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, ठीक। अधिकरण कारक में क्या होता है, में चिन्ह का प्रयोग करते हैं या पर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त एक होता है संबोधन, ठीक है। संबोधन भी एक कारक माना जाता है हिंदी में, जिसका कि चिन्ह है हे, अरे, अहो, ठीक। इन सभी को ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, आपके कर्ता है, कारक के नाम है और कारक के जो चिन्ह हैं उन सभी को मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपके कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। आर्द्रक एक शब्द है, इसको तद्भव में बदलना है कि इसका तद्भव रूप क्या होता है। आप जानते हैं दो चीजें शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा। कौन कौन से हैं वो प्रकार, उनकी एक बार देख लेते हैं। तो है तत्सम, एक भेद। दूसरा है तद्भव, एक भेद क्या है, देशज, और एक भेद है विदेशी, ठीक है। ये 4 भेद आपके समक्ष हैं और ये उत्पत्ति के आधार पर है। इनमें सभी के हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तत्सम शब्द क्या है, संस्कृत की परिपाटी में जो शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं वो अपने मूल रूप में हिंदी में भी चल रहे हैं, उन्हीं को हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव क्या है, तो तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत में चलते थे, लेकिन पाली प्राकृत में उनके रूप बदल गए, अपभ्रंश में और भी बदल गए। अपभ्रंश के बाद जब पुरानी हिंदी आई तो पुरानी हिंदी में तो और भी बदल गए, ठीक है। और अपने विकृत रूप के साथ में, और मतलब कि अपने बदले हुए रूप में वे हिंदी में प्रचलित हैं, उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द क्या है, देशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय बोली के आधार पर जन्म ले लेते हैं, ठीक है। तो उन शब्दों को हम लोग देशज भाषा कहा जाता है, देशज शब्द कहेंगे, ठीक है। और विदेशी शब्द क्या है, देखिए हिंदी जो विदेशी शब्द हैं इनकी एक परंपरा है कि भारत में प्राचीन काल से बहुत सी विदेशी जो जातियां हैं उनका आगमन हुआ। निश्चित रूप से वो आए तो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपनी वाणी और अपना जो भी उनकी संस्कृति, वेशभूषा, उनके खान पान का जो तरीका था, वो सारी चीज़ें उनके साथ, उनकी भाषा भी हमारे यहाँ आई। तो निश्चित रूप से उनके जो शब्द उनकी भाषा में प्रयुक्त होते थे, उन शब्दों को जो हम अपने हिंदी में प्रयोग करने लगे, उन शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशी शब्द कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये छोटा सा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार में। अब देखिए जैसे तद्भव शब्द है, तो आर्द्रक जो है वो तो तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका जो तद्भव होगा वह क्या होगा, वो होगा अद्रक। आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला होता है। अद्रक ये वर्तनी की दृष्टि से गलत हो जाएगा, और ये अद्रक भी गलत है, तो आपका विकल्प ही सही होगा, ठीक है। इसको निश्चित रूप से कर लीजिएगा। अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुगामी शब्द है और इसमें आपको बताना है उपसर्ग कौन सा है, ठीक है। अ उपसर्ग है, ह्रस्व अ है, अनु है, अन है।
तो निश्चित रूप से 4 जो विकल्प दिए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों चीज़ों को आप लोग जानते हैं। पिछली भी कक्षा में उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न बताए गए थे, उनके जो परिभाषाएं होती हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो इस आधार पर देखते हैं कि जो शब्दांश या मूल शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और साथ ही जो शब्दांश जो शब्दांश मूल शब्द के पीछे लगे उन शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, उन शब्दों को कहा जाता है प्रत्यय। ठीक है, तो आपके समक्ष जो अनुगामी शब्द है, इसमें देखिए अनु कहाँ है, पूर्व में। ठीक है, और जो गामी शब्द है वह मूल शब्द है। तो यह क्या हो गया, पूर्व में होने के कारण क्या है, उपसर्ग हो गया। और गामी जो शब्द है ये क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। ठीक, इस आधार पर देखा जाए तो ये हुआ उपसर्ग से बना हुआ शब्द। तो यहां पर देखेंगे अनु जो शब्द है वह आपका अनुगामी जो है अनु उपसर्ग से बना हुआ है। तो अनु उपसर्ग आपके विकल्प में है, तो वह विकल्प आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उस विकल्प का आप चयन कर लेंगे। ठीक, विकल्प आपका सी सही है। रक्तिमा शब्द में कौन सा, देखिए प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है। रक्तिमा शब्द से रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आप लोग जानते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखिए रक्तिमा, रक्त, ये शब्द है। और इसमें आप देखिए जो रक्त है वह शब्द क्या है, वह है मूल शब्द है। और जो इमा प्रत्यय है, ठीक है, इमा जो प्रत्यय है, इमा जो है शब्द वह क्या है, प्रत्यय है। तो मूल शब्द के अंत में लगा होने के कारण यह क्या है, प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय। तो इसमें जो इमा जो शब्द है वह क्या है, प्रत्यय है। विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। रक्तिमा दोनों को जोड़ देंगे तो रक्तिमा बनेगा। रक्तिमा क्या है, आपका प्रत्यांत शब्द है और इसमें ईमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए एक शब्द है अनुराग। अनुराग का विलोम पूछा गया है आपसे, विलोम कौन सा है। तो अनुराग का विलोम क्या है, अनुराग। अब देखो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जब भी हम विलोम का प्रयोग देखते हैं तो विलोम में क्या करते हैं कि जिस शब्द का तत्सम शब्द है वह सदैव तत्सम शब्द में ही उसका विलोम होगा। जिस शब्द में उपसर्ग लगे हुए हैं तो उनका जो ज्यादातर विलोम होगा वो उपसर्ग शब्दों में होगा मिला हुआ। और जो शब्द तद्भव के हैं उनका जो विलोम शब्द होगा वो सदैव तद्भव शब्दों का विलोम होगा। तो इन सब चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए देखिए, विराग में वी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसी तरह से अनुराग में अनु लगा है, तो इसका जो विलोम शब्द होगा उसमें भी होना चाहिए कि आपका उपसर्ग लगा हो। तो राग में देखिए राग है मूल शब्द, राग में अनु लगा है तो वी में राग लगा है। तो दोनों में देखिए, दोनों राग में उपसर्ग और उपसर्ग आया हुआ है। तो इस दृष्टि से क्या होगा कि ऐसे पहचानेंगे। सुहाग क्या है, वियोग क्या है और विहंग। देखिए सब में लगा तो है उपसर्ग, लेकिन जो आपका होने वाला शब्द है उसमें मूल शब्द से भी मैच कर लेंगे। ठीक है, जबकि वियोग का क्या होगा, विलोम, वियोग का विलोम क्या होगा, संयोग। ठीक है, विलोम का, वियोग का विलोम संयोग होगा। ठीक है, इसी तरह से अन्य भी प्रकार के विलोम होंगे। विहंग का मतलब क्या होता है, पक्षी होता है। सुहाग का मतलब पति या
कुछ पति ही होगा। अनय एक शब्द है, इसका विपरीतार्थी शब्द बताना है, मतलब विपरीतार्थी अर्थात विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ठीक, ध्यान से देख लीजिए। तो आदि का विलोम क्या होता है, ऊपरी का विलोम क्या होता है, आदि का विलोम अंत होता है, ऊपरी का विलोम क्या होता है, अधा होता है, नय का विलोम क्या होगा, अनय होगा। ठीक है, अनय का विलोम क्या होगा, नय होगा। तो ये आपका विकल्प है सही, जो कि आंसर है। और अनघ का विलोम क्या होगा, अनघ का अघी होता है। ठीक है, अनघ का विलोम क्या होगा, अघी होगा। तो ये चीजें आप लोग देख लीजिएगा विलोम से संबंधित। विकल्पों में से दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न को पढ़ करके सही सही जवाब देंगे। मेरे घर में, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। ठीक है, इसमें आपको जो शब्द दिए हैं उनमें से कौन सा इस शब्द का विलोम नहीं है, इस शब्द का पर्यायवाची नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं। निकट मतलब क्या होता है, पास होता है। समीप मतलब क्या होता है, पास होता है। सन्निकट मतलब पास होता है। जबकि दूर का मतलब क्या होता है, वह पास का विलोम शब्द है, दूर का पास। ठीक है, तो आपका विकल्प जो होगा सी, दूर। ठीक है, बाकी सभी के निकट हो गया, समीप हो गया, सन्निकट हो गया, आस पास हो गया। ठीक है, यह भी ठीक। तो इस पे इसको आपकी पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची दिया भी है। ठीक, आडंबर का पर्यायवाची शब्द, आडंबर एक शब्द होता है और आडंबर शब्द का क्या है, पर्यायवाची बताना है। कौन सी पर्यायवाची आडंबर शब्द की नहीं है। ठीक है, तो ढोंग भी आडंबर की पर्यायवाची है। ठीक, ढोंग जो है वह आडंबर है, पाखंड भी आडंबर है, ढकोसला भी आडंबर है। जबकि दर्प, दर्प का मतलब क्या होता है, घमंड या अहंकार। क्या मतलब होता है दर्प का, घमंड या अहंकार। तो यह दर्प है आपका विकल्प। आप विकल्प जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, दर्प, विकल्प आपका दर्प सही होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उनमें से जो दिया गया आपके सामने विकल्प है, इनमें से बहुत सा जो शब्द होगा वो एक ही अर्थ देता होगा, लेकिन एक ऐसा शब्द है जो कि अनेक अर्थ रखता है। अनेक जो शब्द है, बी, बेला, यह बेला शब्द क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, बेला का एक अर्थ तो क्या होता है, समय होता है, एक अर्थ होता है बेल का, बेल का अर्थ देता है, मतलब जो लता इत्यादि होती है वो। और क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 20 का बी है। तो इसमें आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस चीज को आप देख लीजिए। और यह जो शब्द है क्या है, अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसका अनेक अर्थ होता है, जैसे कि समय बोधक भी होता है बेला। ठीक है, और एक प्रकार का फूल भी होता है, कटोरा भी होता है, कटोरा भी होता है। ठीक, एक प्रकार का फूल या बेल पत्र, बेल भी होता है, फूल भी होता है। तो इस चीज को आप लोग देख लेंगे। और इससे संबंधित, इस अनेकार्थी शब्दों से संबंधित भी अनेक और भी जो उदाहरण है उनको भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जानते हैं, एक अनेकार्थी शब्दों का हम लोग क्या करते हैं, एक शब्द के ज्यादातर अर्थ याद रखते हैं।
कई बार उन शब्दों को नहीं याद रख पाते जिनके की और भी अर्थ हैं। तो इस दृष्टि से भी हम चीज़ों को तैयार करें कि उसके संबंधित जो अर्थ हैं उनको भी हम लोग याद रखें। ठीक है, तो इससे आपका क्या होगा, शब्द भंडार तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपका जो परीक्षाएं जो आप देते रहते हैं उनमें भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ठीक है, विकल्प दिया है आप देख रहे हैं, और शब्द युग्म दिए हैं, और अर्थ और भेद दिया हुआ है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें से आपको देखना है। देखिए, अनिल का मतलब क्या होता है, हवा होता है। अनल का मतलब क्या होता है, आग होता है, सही है। अंश का मतलब क्या है, हिस्सा है। और अंश का मतलब हिस्सा है, अंश का मतलब कंधा है, ये भी ठीक है। अपेक्षा, अपेक्षा का क्या मतलब होता है, आशा। ठीक है, उपेक्षा का क्या मतलब होता है, निरादर करना, अपमान करना। ठीक है, अवलंब का क्या मतलब होता है, अधर, अधर नहीं होता। ठीक है, अविलंब का क्या मतलब होता है, विलोकित भी नहीं हो। अवलंब का क्या मतलब होता है, सहारा। अविलंब का मतलब क्या होता है, विलंब मतलब देर, और अविलंब मतलब शीघ्र। ठीक है, इस तरह से चीजों को देख लीजिए जिससे कि आपका कोई भी विकल्प गलत ना हो। ठीक है, ठीक, तो आगे चलेंगे। अच्छा, इसको तुरंत भी कर सकते हैं, शीघ्र या तुरंत भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलेंगे। निम्न वाक्यांश के लिए आपके सामने कोई वाक्यांश दिया है, एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। ठीक है, वाक्यांश देख लेते हैं कौन सा है। परलोक से संबंध रखने वाला, परलोक से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए हम लोग एक शब्द कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो शब्द सर्वोच्च सबसे उचित हो। ठीक है, देखिए, पुरलौकिक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, समलौकिक से होता नहीं है, पारलौकिक, ठीक है, इसमें भी वर्तनी अशुद्धि है। पारलौकिक, ठीक है, पारलौकिक जो शब्द है वह परलोक से संबंध रखने वाला। ठीक है, क्या होगा, पारलौकिक, यह जो शब्द है इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लेंगे। परलोक में एक प्रत्यय लगा करके हमने पारलौकिक कर लिया है। ठीक, आगे चलेंगे। जिसका मूल्य न आंका जा सके, वाक्यांश के लिए कौन सा एक शब्द होगा, अमूल्य होगा, ठीक है, बहुमूल्य होगा, मूल्यवान, मूल्यहीन। ठीक है, चार विकल्प दिए हैं, चारों में से कौन सा विकल्प होगा, इसको आपको चयन करना है। तो आपको मैंने एक चीज बताया था, जहां पर ना हो उसके बोधन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सबसे पहले आ का किस विकल्प में इस्तेमाल हुआ है, तो आ का इस्तेमाल कौन से विकल्प में हुआ है, आप देख सकते हैं आ का इस्तेमाल पहले ही विकल्प में हुआ है। तो जो आपका विकल्प आ है वह आपके लिए सही विकल्प है। साथ ही बहुमूल्य क्या है, बहुत जिसकी कीमत हो। ठीक है, बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो वह बहुमूल्य है। मूल्यवान, वो मूल्यहीन जिसकी कोई कीमत ही ना हो वो मूल्यहीन है। मूल्यवान जिसका बहुत ज्यादा मूल्य है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा हो वह बहुमूल्य कहलाएगा। ठीक है, शब्द को, शब्दों के प्रयोग के आधार पर हम लोग अर्थ निकालते हैं। बहुमूल्य बहुत जो कीमती है, मूल्यवान जिसकी अत्यधिक कीमत हो, ठीक है, मूल्यहीन जिसकी कोई भी कीमत ना हो। तो इस प्रकार से
जिसका मूल्य आंका न जा सके वह अमूल्य है। ठीक है, यह विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे। यदि अ आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, देखिए क्या होता है। अ आ के बाद ई आए या दीर्घ ई आए। ठीक है, कंडीशन क्या है, सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक रहे और उसके बाद ई रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये ए ए ओ, इसमें ए हो जाएगा, तो ए होगा। तो यह जो जिस नियम में होता है, जिस संधि में होता है, वह है गुण स्वर संधि। ठीक है, और ए ऐ जो होते हैं, ए ओ, इन्हें हम लोग गुण वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गुण वर्ण। ठीक है, और वृद्धि वर्ण क्या है, आई आओ। ये जो दोनों वर्ण हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि वर्ण। ठीक है, वृद्धि वर्ण कहते हैं। वृद्धि संधि भी है इनके लिए। ये आदगुणा है। ए ओ का परिवर्तन जहां होता है वहां कौन सी संधि होती है, गुण संधि। जहां पे आई औ हो जाता है वहां पर वृद्धि संधि होती है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जैसे देखिए, महाधन ईश एक शब्द है, महाधन ईश। अब ईश को, अब हम इसको तोड़ देते हैं शब्द को। पहले चीज तो आपको दिखा दें कि आ कहाँ है, में से इसको आ गया यहाँ पर, ये हल हो गया, और ये प्लस ई हाई है। तो हम करते क्या है कि इनको जब जोड़ते हैं तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, ए, और इसकी जो मात्रा है ये है। ठीक है, ये मात्रा है। अब देखिए इस ये कंडीशन बनेगी, इन दोनों को जोड़ने पर ए आएगा, ए की मात्रा ये है। तो मान लीजिए अब ये दोनों जुड़ गए, ये हो गया ए, तो शाही केवल बचा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, हल वर्ण था। ठीक है, और माँ बचा हुआ है। हमारे पास ए बचा हुआ है, ये इन दोनों के मिलने से ये हो गया, और इसकी मात्रा ये है, तो ये यहाँ पर जोड़ तो सकते हैं। संधि में क्या होता है, हम लोग व्यंजनों को स्वर से युक्त कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस स्वर की मात्रा को हम लोग हमें जोड़ सकते हैं, और तब क्या है, इसका जो नया रूप होगा वह ये बनेगा। ठीक है, महेश। तो किस प्रकार से चीजें संस्कृत हिंदी में संधियों में बनती है, मैंने इस चीज को आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास किया है। इस चीज को आप लोग आराम से समझने की कोशिश करिए। संधियां जो है इन्हीं तरह से, इसी सब तरीकों से आपको एक एक करके आती हैं। ठीक, इसको लिखा रहने देते हैं, इन सब चीजों को देख लीजिएगा। ठीक, तो आपका ये विकल्प जो होगा गुण संधि का विकल्प हो जाएगा। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। ठीक है, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है, आप जानते हैं समास वह समास एक प्रक्रिया है जिसमें कि दो या दो से अधिक पदों को एक साथ जोड़ करके संक्षिप्त कर दिया जाता है, छोटा कर देते हैं। और उन छोटे करने के बाद, उसको छोटा करने के बाद, जो दो पदों को जोड़ने के बाद जो पद होता है, उस पद को हम लोग क्या कहते हैं, उस पद को हम लोग समस्त पद कहते हैं। समस्त पद जो होते हैं, या उनको समासिक पद भी कह सकते हैं। तो देखिए समास में, समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ठीक है, उन्हीं में से 4 तो आपके सामने लिखे हुए हैं। और जो
उदाहरण दिया है आपाद मस्तक, इस उदाहरण में कौन सा समास पूछा है, किस समास का उदाहरण है? तो साथियों देखिए वो अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है, आपाद आपाद मस्तक। तो ये जो उदाहरण है आपाद मस्तक, ये आपका अव्ययी भाव का उदाहरण। क्यों अव्ययी भाव का है? क्योंकि इसमें जो अपद है वो अव्यय की तरह इस्तेमाल किया गया है, और इस अ का इस्तेमाल करने के कारण यह पद अव्ययी भाव समास हो गया है, जहां पर पूर्व पद की प्रधानता होती है, और वह पद क्या हो? अव्यय हो, पूर्व पद में अव्यय का प्रयोग हो, और वह पूरा का पूरा पद अव्ययी भाव बन जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद उभय हो जाते हैं, एक प्रकार से दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। उभय पद प्रधान जो समास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जबकि तत्पुरुष समास क्या है? ऐसा समास जिसमें पूर्व पद की प्रधानता न हो बल्कि उत्तर पद की प्रधानता हो, और उसमें कारक विभक्तियों के जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन चिन्हों का भी लोप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस जगह पे कौन सा समास होगा? वहां पर तत्पुरुष समास होगा। और ये जो द्विगु समास है, यह किस प्रकार का समास है? द्विगु समास में क्या होता है? सबसे पहला जो शब्द होता है वह संख्या सूची होता है, मतलब वो किसी न किसी संख्या का प्रतीक, संख्या सूची शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे त्रिगुण हो गया, त्रिनेत्र हो गया। त्रिनेत्र मान लीजिए आपका बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण है। और चौराहा हो गया, चारपाई हो गया, इस तरह के जो शब्द होंगे वह क्या है? द्विगु समास के उदाहरण होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती बल्कि कोई तीसरा पद, मतलब दो पद, दो पूर्व पद उत्तर पद जुड़ रहे हैं, उन दोनों पदों की प्रधानता नहीं होगी, कोई जो समस्त पद बनेगा वह कोई ना कोई रूढ़ अर्थ देने वाला तीसरा पद प्रधान होगा। तो इस प्रकार से उसको हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसके अलावा एक समास और बच जाता है जिसको कि कहा जाता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष होता है, वहां पर उपमेय उपमान का संबंध होता है, और जैसे महाशक्ति हो गया, महापुरुष हो गया, वो उसके उदाहरण होंगे। ठीक है, तो ये समास से संबंधित चीजें थी। चलेंगे आगे। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य अशुद्ध है उसका चयन करना है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए, यदि पढ़ लेते हैं हम लोग वाक्य, यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, वह काल है जो चरित्र का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस वाक्य के आधार पर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, मतलब जिसमें अशुद्ध वाक्य है उसको आपको चयनित करना है, बाकी सभी जो वाक्य हैं वो आपके सही हैं। तो देखिए, आप साथियों देखेंगे सभी शब्दों, सभी वाक्यों में तो सब चीज सही है, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण है उसकी जो वर्तनी है वह अशुद्ध है। तो इस निर्माण के अशुद्ध होने के कारण, वर्तनी अशुद्ध होने के कारण यह जो विकल्प होगा आपका, यह सही होगा। ठीक है, विकल्प डी। रस के अवयव की संख्या कितनी है? देखिए, रस एक विषय है, रस का मतलब होता है आनंद, और रस के अंग या रस के अवयव। तो रस के अवयवों की जो चर्चा करते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है उसको देख लीजिए आप। तो रस के प्रमुख 4 अवयव हैं। ठीक है, कितने अवयव हैं? मुख्य रूप से 4 अवयव। ठीक है,
सबसे पहले तो स्थाई भाव आता है, ठीक। उसके बाद विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव। ये चार जो भाव हैं, ये सभी शब्द जो है ये रस के अवयव हैं। इन्हीं के सहारे रस को परिपाक अवस्था मिलती है और व्यक्ति रस से युक्त हो जाता है, उस चीज का रस लेने लगता है। तो ये जो अंग हैं वह आपके रस अवयव कहलाते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो रस के चार अवयव होते हैं, ठीक है। बाकी रस के जो एक तरफ रस होता है, रस हैं, कुछ रसों के स्थायी भाव हैं, ठीक। उनको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का क्या होता है स्थायी भाव? रत। हास्य रस है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। रौद्र रस है तो उसका स्थायी भाव क्रोध। मान लीजिए आपका विभत्स रस है, मैं क्रम से नहीं लिख रहा हूँ, इस चीज को देख लीजिएगा। विभत्स रस है तो जुगुप्सा या घृणा हो जाएगा उसका स्थायी भाव, ठीक है। मान लीजिए अद्भुत रस है, अद्भुत रस का क्या है? विस्मय है या आश्चर्य है, ठीक है, विस्मय। और भक्ति रस है तो भक्ति विषयक वात्सल्य हो जाएगा। शिशु विषयक वात्सल्य को हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। भक्ति विषयक जो रस है उससे जो संबंधित है उसको भक्ति रस कहा जाएगा। और इसके अतिरिक्त वीर रस है, उसका स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक। तो एक तरह से ये मैंने थोड़ी सी जो और भी सामग्रियां थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। आगे चलेंगे। अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है? देखिए अनुष्टुप क्या है? एक अलंकार है, एक छंद है, एक रस है, एक गुण है। इन चारों में से क्या है? अनुष्टुप जो है एक छंद है जो कि वैदिक काल में प्रयुक्त होता था। वैदिक काल में जो संस्कृत साहित्य है उसमें जो प्रयोग होने वाली जो छंद था उसमें एक छंद क्या था? अनुष्टुप छंद था, ठीक है। यह अलंकार भी नहीं है, रस भी नहीं है और गुण भी नहीं, ठीक है। तो अनुष्टुप एक प्रकार का छंद है जो कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता है। तुलसीदास सीदति निस दिन देखत तुम्हार निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप देखिए सभी में अनुप्रास अलंकार दिया है, तो एक प्रकार से अनुप्रास अलंकार का ही यह उदाहरण है। और अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जिस अलंकार में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और अनुप्रास अलंकार में श्रुत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है, एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही होती है, तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। और अंत्यानुप्रास क्या होता है? जिस अनुप्रास अलंकार में अंत में समान शब्दों की या समान स्वरों की से उस पद को खत्म किया जाए उसको हम लोग अंत्यानुप्रास कहते हैं। लाटानुप्रास क्या है? लाटानुप्रास में क्या होता है? दो या दो से अधिक जो शब्द हैं या आप कहिए तो वाक्यांश भी, उनका बार बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर हम लोग लाटानुप्रास देखते हैं। वृत्त्यानुप्रास क्या होता है? जैसे एक ही समान उच्चारण स्थान से एक ही वृत्ति के जो वर्ण होते हैं उनका प्रयोग होता है, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को आप लोग आसानी से समझ लेंगे और इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो श्रुत्यानुप्रास क्या है? जहां पर एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का प्रयोग होता है, वहां पर हम लोग देखते हैं कि श्रुत्यानुप्रास होगा। ठीक है, देखिए तुलसीदास क्या है? सा है, सा है, द है, यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी द है, और ता है, ये भी, और ये भी है, स है, ठीक है, ना है, द है, तभी देखिए। तो ये क्या है कि ढेर सारे जो शब्द हैं वह क्या हैं आपके, अब स, थ, द, थ, न, इन सभी वर्णों की उच्चारण स्थान क्या है? कौन सा उच्चारण स्थान है? दंत। ठीक है, दंत है, और जो स है यह भी दंत है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? एक ही उच्चारण स्थान, दंत उच्चारण स्थान से बोले जाते हैं, इसलिए एक ही उच्चारण स्थान से प्रयुक्त होने वाले वर्णों की जहां पर आवृत्ति होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। और सुनने में यह ध्वनि, यह जो वर्णों का उच्चारण है, यह अत्यंत रमणीय होती है, जिसके कारण कि इसे हम लोग श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। सुनने में रमणीक होती है, आनंद देती है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे? श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। चलिए आगे आपके सामने एक अलग सा प्रश्न है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? लेकिन आपके सामने इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से सम्मेलन अक्सर आयोजित होते रहते हैं। कुछ पुस्तकों से संबंधित, सम्मेलन से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित, कुछ नई नई रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करेंगे कि आपको प्रश्न उन पुस्तकों को जानकारी में भी रखना है, और कुछ पूरी पुरानी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो रचित हैं, उनके बारे में भी जानते रहिए। साथ ही कुछ कहानी और उपन्यास, निबंध, आलोचना के कुछ ग्रंथ हैं, उनको संस्मरण है, निबंध हैं, तो इन सब चीज़ों को भी आप याद रखिए। कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं, तो उनको भी आप लोग निश्चित रूप से पढ़ते रहिए। कुछ किताबों के नाम वगैरह भी, इनकी लिस्टिंग वगैरह आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का भी वो उसी में से एक, यह मान लीजिए कि एक विशेष स्थान है इस प्रश्न का, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न। तो इसमें आप क्या करेंगे कि अभी तक हिंदी साहित्य से सम्मेलन से जैसे कितने भी सम्मेलन हुए हैं, या हिंदी भाषा का जो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इन सब तारीखों को भी आपको याद रखना है। जैसे हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर, प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हिंदी दिवस 10 दिसंबर को, 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि अभी कल ही आपका यह दिवस था। तो इस सब चीज़ों को भी आप जनरल नॉलेज के बेस पे भी आप तैयार रखेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। सभी प्रकार के प्रश्नों का आपको लाभ मिले सही उत्तर दे करके, इस प्रकार की तैयारी आप लोग रखिए। देखिए, सबसे पहला जो हिंदी का सम्मेलन था वह भारतवर्ष में हुआ था, और पहला सम्मेलन भारत में हुआ। दूसरा सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। तीसरा फिर से भारत में हुआ। चौथा जो था वह मॉरिशस में।
तो ये जो था, ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो क्रम से साथ में हुआ भारत और मॉरिशस में। फिर एक पांचवा हुआ, वो त्रिनिदाद में हुआ। और जो छठा हुआ, छठा सम्मेलन हुआ ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अभी तक में 10 नहीं 12 सम्मेलन हो चुके हैं। 12, जो 12वां सम्मेलन था, 12वां सम्मेलन अभी हाल में ही हुआ, फिजी में हुआ था। ठीक है, 12वां सम्मेलन। और 11वां, 10वां सम्मेलन जो है वो भारतवर्ष में हुआ था। 10वां सम्मेलन, 10वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तो इन सब चीज़ों को आप लोग एक एक करके याद रखिएगा। मैंने जिस चीज़ छठवें तक को तो मैंने बता दिया है, 10वां 12वां भी बता दिया है। जो चीज़ें जो बचे हुए हैं उनको आप लोग देख करके कर लीजिएगा। और इनको क्रम से आपके सामने ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे और सही समय पे आप उस चीज़ को कर सकें। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ये होगा कि प्रश्न गलत होने की संभावना बनी रहती है। आगे चलेंगे। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो मूर्ख धनवान, माँ बाप का न होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसमें से जो विकल्प होगा सही, तो आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का जो सही अर्थ दे रहा है वह है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। ठीक है, किसी तरह की जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती है उसके लिए क्या है? आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का उपयोग कर सकते हैं। लोकोक्ति क्या क्या मतलब होता है? ऐसी उक्ति जो लोक में आम लोगों के बीच में प्रचलित है, ऐसी उक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? लोकोक्ति कहते हैं। और उनका जो अर्थ होता है, लाक्षणिक अर्थ होता है, अलंकारिक अर्थ होता है, वो इस अर्थ में ही प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे। बूंद बूंद से घटे, सॉरी, बूंद बूंद से घट भरे। और इसको पूरा करना है, इस विकल्प को, इस चयन करके लोकोक्ति को पूरी करना है। टपकत रीतो होए, घट भरे सो टपकत जाए, घट भरे सो खाली होए, घट रीतो होए। ठीक है, तो इसमें से जो विकल्प आपका टपकत रीतो होए, तो यह विकल्प आपका सही होगा। बूंद बूंद से घट भरे और टपकत रीतो होए। ठीक, ये आपकी लोकोक्ति है। तो जिसको बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और अगर धीरे धीरे प्रयास करते हैं तो आपका काम भी सफल होता है, और प्रयास ही नहीं करें तो फिर आपका कोई भी काम पूर्ण नहीं हो सकता। आगे चलेंगे। आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा है? देखिए, आदिकाल के चार आपके सामने विकल्प हैं, और इन्हीं चारों विकल्पों में से आपको आदिकाल, और भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनके समय लिखने हैं। तो आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा है? आप लोग जानते हैं कि 1050 विक्रमी संवत से क्या है, आदिकाल का समय प्रारंभ होता है, जो कि
75 विक्रमी में जाकर समाप्त हो जाता है। साथ ही 13 विक्रमी संवत से आपका 1700 विक्रमी संवत तक का समय है आपका भक्ति काल का। 17वीं विक्रमी से आपका 1900 विक्रमी संवत तक आपका चलता है क्या, रीतिकाल। और 1900 विक्रमी से 1984 विक्रमी संवत तक का समय आपका आधुनिक काल का समय। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लिए, याद भी रखिएगा, ये परीक्षा में आ भी सकते हैं इस चीज को। तो करें? हाँ करेंगे, क्या क्योंकि करेंगे? ये आरओ में रह गया था, PPT है? ये रखा हुआ है, पीपीटी रख के गए हैं वो। पता है कैसे होगा? बस 10 मिनट में कर देते हैं, आप करके तब चले जाइएगा, 5 मिनट लगेगा मुझे ख़त्म करने। अच्छा ये बीच में जब करिएगा ना, कितना कर जाएगा? काट दीजिएगा जरूर। हाँ, ये तो इंतजार कर रहा था आपको। इंपोर्ट से हो जाएगा। अच्छा इंपोर्ट में आएंगे और फाइल, इंपोर्ट में आएंगे, फाइल पे आएंगे, फाइल में फिर आर ओ कहाँ पे है, दिस पीसी पे क्लिक करिएगा, टी खोलिएगा, फिर आर ओ ये प्रैक्टिस सेट कितना दिया है? अगर आओ भी आप प्रैक्टिस सेट कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट है, लेकिन वही कर देते हैं ना, वाक्य शुद्धियाँ ठीक तो है, ये आ गया। हाँ तो वो इसी को इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो एक बार फिर से मुझे बता दीजिए, फिर से देख लेता हूँ यहाँ पर। पहले काम आप करिएगा, इसे क्लिक करिएगा, अच्छा फिर फाइल पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा तो नहीं, ये बंद हो जाएगा। ओके ओके, अभी बंद नहीं करना है, या नो करिएगा, यस करिए, नहीं नो करिएगा। कैंसिल कर दें यहाँ से। हाँ, तो इसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा। तो फिर आपको इंपोर्ट पे फाइल, डेस्कटॉप, इस तरफ इस साइड में डेस्कटॉप, डबल फिर हमको इसको क्लिक कर लेना है। डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के बैक जस्ट आगे वो लग जाएगा। आप शुरू से करना है कि कुछ किए हैं? करेंगे, पूरा नहीं करना, काफी कर दिया है मैंने उसको, इसको कैंसिल नहीं होगा तुरंत। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा व्यूज की जो कंडीशन है, सभी के वीडियोस मैं देख रहा हूँ, बाकी सब लोग जितने किए हैं वो भी 250, 300, 500 में हटके हैं, को बहुत बढ़ नहीं रहा है, कैसे बढ़ेगा ये? थोड़ा सा चलेगा, लगातार तो बढ़ेगा। वो इसी के आगे लग गया है। 42 से आपका शुरू होगा, इच्छा पे। तो हम अब अगर मतलब अब यहाँ से भी आपको कर, कुछ नहीं करना है, इंपोर्ट सीधा वगैरह कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ा लीजिए, जहाँ से बचा हो वहां से शुरू कीजिएगा। तो कर, आपके लिए कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं। इसे एक बार बंद करके दोबारा शुरू कर, अच्छा स्टॉप रिकॉर्डिंग। अच्छा, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ये वाला खत्म हो जाएगा तो स्टॉप कर स्टॉप दीजिएगा, करके फिर फिर से रिकॉर्ड स्टार्ट कर करके लेंगे। आके बढ़ा दीजिए। पानी तो नहीं रखे हैं यहाँ पर, ठीक है भिजवा दीजिए। तो साथियों आपके सामने निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक प्रश्न है, इसमें से हम लोगों को सबसे पहले क्या है कि पढ़ लेते हैं पूरे गद्यांश को। गद्यांश पढ़ने के बाद इस प्रश्न, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम लोग करेंगे। मृत्युंजय और संघमित्रा की मित्रता पाटलिपुत्र के जन जन की जानी बात थी। मृत्युंजय जन जन द्वारा धन्वंतरी की उपाधि से विभूषित वैद्य थे और संघमित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षु। मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, जो संघमित्र बुद्ध के संघ और धर्म को। प्रथम का जीवन की संपन्नता और दीर्घ आयुष में विश्वास रखता था, तो द्वितीय का जीवन के निराकरण और निर्वाण में। दोनों ही दो विपरीत तटों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने और
बहन वाली स्नेह सरिता उन्हें अभिन्न बनाए रखती थी। यह आश्चर्य है कि जीवन के उपासक वैद्यराज को उस निर्वाण के लोभी के बिना चैन ही नहीं था, पर यह परम आश्चर्य था कि समस्त रोगों को बलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाली भिक्षु भी वैद्यराज के मोह में फंस अपने निर्वाण को कठिन से कठिनतर बना रहा था। वैद्यराज अपनी वार्ता में संघमित्र से कहते, निर्वाण का अर्थ आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघमित्र हंसकर कहती, देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है। देह तो अपने आप में व्याधि है। तुम देह की व्याधियों को दूर करके कष्टों से छुटकारा नहीं दिलाते, बल्कि कष्टों के लिए अधिक सुयोग जुटाते हो। देह व्याधि से मुक्त तो भगवान की शरण में है। वैद्यराज ने कहा, मैं तो देह को भगवान के समीप जीते ही बने रहने का माध्यम मानता हूं। पर दृष्टियों का यह विरोध उनकी मित्रता के मार्ग में कभी बाधक नहीं हुआ। दोनों अपने कोमल हास और मोहक स्वर से अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते रहते। ठीक है, तो यह आपके सामने यह एक पैसेज था, उसको पढ़ लिया हम लोगों ने, और संबंधित जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। देह व्याधि के निराकरण के बारे में जो संघमित्रा का विचार था वह क्या था। ठीक है, तो संघमित्रा देह व्याधि से मुक्त भगवान की शरण से मानते थे। संघमित्र शरीर को व्याधि मुक्त मानते थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास रखते थे। संघमित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्त संभव नहीं थी। इनमें से सही जो विकल्प है उसका चयन करना है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, तो संघमित्र देह व्याधि से मुक्त भगवान की चरण से मानते थे। ठीक है, विकल्प ए सही होगा। संघमित्र देह व्याधि से मुक्ति भगवान की शरण से मानते थे। ठीक, आगे चलेंगे। आत्मा की मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है, ऐसा किसकी मान्यता ही, कौन मानता था यह कथन? तो मृत्युंजय, संघमित्र, चरक और सुश्रुत या बौद्ध धर्म, कौन मानता था? तो देखिए, सबसे दोनों के बीच में किसके बीच बात हो रही थी, तो वह विकल्प जो है वह होगा आपका मृत्युंजय का। ठीक है, आगे चलेंगे। व्याधि और सुयोग, व्याधि और सुयोग शब्दों में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो देखिए, यहां देख लेते हैं। व्याधि और सुयोग। ठीक है, तो देखिए ये अ सु और यहाँ पर विधन आदि। ठीक, तो जब इसको अलग अलग आप करेंगे तो आपके समक्ष ये रूप आएगा। तो एक वी और दूसरा टू जो आपका परसर्ग है वो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये विकल्प आपका डी होगा। संघमित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। इसको आप लोग पढ़ करके देख लें कौन सा विकल्प सही है। मृत्युंजय सादा जीवन जीते हुए निर्माण प्राप्ति के समर्थक थे। संघमित्र जीवन की संपन्नता और दीर्घायुष में विश्वास रखते थे। ठीक है, एक तो ये कथन है। संघमित्र और मृत्युंजय दोनों मित्र थे और उनके जीवन सिद्धांत एक जैसे ही थे। ठीक है, नहीं, संघमित्र जीवन को निरोग बनाकर आनंद पूर्वक जीने व दीर्घायु रहने का उपभोग आनंद उठाने के समर्थक थे। ठीक है, और मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे। मित्र होते हुए भी उन दोनों के जीवन सिद्धांत विपरीत थे। तो यह विकल्प जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि दोनों के जो सिद्धांत थे वो विपरीत थे जीवन से। और संघमित्र दोनों मित्र तो थे,
ठीक है। तो साथियों देखिए, आपका जो आज का सेशन था, आज का जो हम लोग की प्रैक्टिस सेट का चौथे प्रैक्टिस सेट का दिन था, तो हम लोगों ने देखा कि सभी प्रश्नों पे हम लोगों ने एक बार चर्चा कर ली है, और इन सभी प्रश्नों को आप एक बार पुनः अपने से करने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आपकी जो अच्छी से अच्छी तैयारी हो वह हो जाए। और इस जो प्रश्न है, इन प्रश्नों से संबंधित जो और भी अन्य प्रकार के प्रश्न बने, उन प्रश्नों को भी करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और किताबों को और भी सही ढंग से पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। तो आज के लिए, अब आज हम लोग अपने सेशन को यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट डे आपके लिए मैं अगला प्रैक्टिस सेट, 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब लोग भी अपना अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।